देखो, we all are aware that all the planets that are there in the universe, all these planets, they revolve around the sun, right? अगर ये sun है और ये एक planet है, तो ये planet इस sun के around एक circular orbit में घूमेगा, ठीक? कोई भी चीज आप ऊपर फेंको वो नीचे आएगी ही आएगी। प्लैनेट्स सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, सैटेलाइट्स जितनी भी नेचुरल सैटेलाइट्स हैं सब अपने अपने प्लैनेट्स के अराउंड घूम रही हैं। तो घूम तो रही हैं, ये तो हमने पढ़ लिया कि हाँ भैया रिवॉल्व कर रही हैं, बट कर क्यों रही हैं? उनके पीछे रीजन क्या है? क्यों मैं कोई भी चीज ऊपर फेंकूं वो नीचे आएगी ही आएगी? क्या वजह है इन सारी चीजों की? ये सब कुछ हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ग्रेविटेशन। ठीक, अब आप लोगों को मोशन चैप्टर में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ाया गया था, राइट? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जहां पे हमने ये देखा था कि यूनिफॉर्म इसीलिए बोला गया सर्कुलर मोशन को क्योंकि यहां पर स्पीड क्या है? कांस्टेंट, राइट? जब भी एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में घूमता है तो स्पीड कांस्टेंट रहती है उस ऑब्जेक्ट की। लेकिन वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो वेलोसिटी कॉन्टिन्यूअसली चेंज होती रहती है एंड सर्कल के हर एक पॉइंट पर वेलोसिटी की क्या डायरेक्शन होती है? बोलो, बताया था ये मैंने, टेंजेंट। एग्जैक्टली, अगर मैं यहां देखूं सो टेंजेंट डायरेक्शन है, यहां देखें सो टेंजेंट, यहां देखें सो टेंजेंट, राइट? इसको याद करने का एक बड़ा अच्छा तरीका है, आपके हर बच्चे के पास अपना आई कार्ड होगा। आई कार्ड ले लो, उसको ऐसे अपने उसका जो वो होता है स्ट्रैप होता है, उसको अपने हाथ में पकड़ो और ऐसे ऐसे करके घुमाना शुरू करो, राइट? तो आपका आई कार्ड सर्कल में घूमेगा। अब वो सर्कल में घूम रहा है, मान लो घुमाते 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 मैंने यहाँ इस पॉइंट पर लाकर आई कार्ड को छोड़ दिया, तो क्या होगा? ये आई कार्ड सीधा पाथ लेकर चला जाएगा और गिर जाएगा। तो ऐसे याद रखो कि जब भी एक ऑब्जेक्ट सर्कल में घूम रहा होता है, अगर सर्कल में घूमते घूमते हम उस ऑब्जेक्ट को रिलीज करें तो वो ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट पाथ लेके चला जाएगा, जिसको हम ऑफ कोर्स टेंजेंशियल पाथ बोलते हैं। ठीक, तो ये सारी चीजें आपको क्लियर है कि सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट रहेगी लेकिन वेलोसिटी चेंज होगी बिकॉज सर्कुलर पाथ पे हर एक पॉइंट पर डायरेक्शन बदल रही है। तो वेलोसिटी दोनों पे डिपेंड करती है, मैग्नीट्यूड पे भी डायरेक्शन पे भी। मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन बदल रहा है, इसीलिए वेलोसिटी बदल रही है। एंड यही रीजन है कि सिंस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी चेंज होती है, इसीलिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन भी बोला जाता है बिकॉज वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सीलरेशन। ये पढ़ा है हमने, राइट? तो ये एक रिकैप था कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एग्जैक्टली कैसे स्पीड और वेलोसिटी कांस्टेंट एंड चेंजिंग होती है रिस्पेक्टिवली। हर एक प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है अपने सर्कुलर पाथ में। ठीक, पहली बात तो आप अपने माइंड में ये चीज क्लियर कर लो, हम ये चीज बोलते तो हैं कि प्लैनेट सन के अराउंड सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, जबकि जिस ऑर्बिट में प्लैनेट घूम रहा होता है वो सर्कुलर नहीं होता। ठीक है, जितने भी प्लैनेट्स अपने अपने ऑर्बिट में घूम रहे हैं, सारे ऑर्बिट्स
एलिप्स की शेप में होते हैं, बट कन्वीनियंस के लिए, राइट, बट फॉर द सेक ऑफ आवर कन्वीनियंस हम इस एलिप्स को अप्रोक्सीमेटली सर्कुलर ले लेते हैं, ठीक है। तो आप ये चीज ध्यान रखना, प्लैनेट्स के जो ऑर्बिट्स हैं दे आर एलिप्टिकल इन शेप, but only for the sake of our convenience we will take the orbits as circular, ठीक। अब तो हम क्या कह रहे हैं कि सारे प्लैनेट्स सन के अराउंड अपने सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर सर्कल में घूमना है तो हर एक ऑब्जेक्ट को सर्कल में घूमने में मदद करती है एक फोर्स जिसका नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक। सेंट्रीपिटल सिर्फ सर्कल में घूमने में, ठीक। सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ फोर्स which helps any object to move in a circle. तो जितने भी प्लैनेट्स सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं अपने सर्कुलर ऑर्बिट में, या मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है अपने सर्कुलर ऑर्बिट में, ये सब कुछ पॉसिबल सिर्फ इसीलिए है क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है। आप अपना आई कार्ड को सर्कल में घुमा रहे हो, राइट, तो जब तक आपका आई कार्ड सर्कल में घूम रहा है उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है, इसीलिए वो सर्कल में घूम पा रहा है। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स ना लगे, ना हो सेंट्रीपिटल फोर्स, तो ऑब्जेक्ट सर्कल में घूम ही नहीं सकता। या मान लो सर्कल में घूम रहा है और जैसे ही सेंट्रीपिटल फोर्स वैनिश होगी वैसे ही वो ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ या टेंजेंशियल पाथ लेकर चला जाएगा। क्लियर है ये पॉइंट? सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या मतलब है? सेंट्री वर्ड जो है ये आया सेंटर से, एंड पिटल का मतलब होता है सीकिंग या सर्चिंग, ठीक। तो सेंट्रीपिटल फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ को सर्च करती है। अब इस चीज का क्या मतलब है कि अगर मान लो एक प्लैनेट सन के अराउंड घूम रहा है तो ये प्लैनेट सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से घूम रहा है, एंड ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ये हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग द रेडियस लगेगी, ऑलवेज। क्लियर है? सो व्हेनेवर an object is moving in a circle, centripetal force helps the object to move in a circular path, and this centripetal force acts towards the center and along the radius. Clear? हम कह रहे हैं कि जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड घूम रहे हैं, मून्स हैं वो सारे मून्स अपने अपने प्लैनेट्स के अराउंड घूम रहे हैं। ये तो सबको पता है ना, हर प्लैनेट के अपने मून्स होते हैं, नेचुरल सैटेलाइट्स होते हैं, ठीक। अब ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि भाई हर एक प्लैनेट को सर्कल में घूमने में सेंट्रीपिटल फोर्स हेल्प कर रही है, बट क्या कभी ये सोचा है कि सिंस एक प्लैनेट जब सर्कल में घूम रहा है तो वो प्लैनेट अपना सर्कुलर ऑर्बिट छोड़ के जाता क्यों नहीं है? भाई कभी तो ऐसा हो कि सर्कल में घूमते घूमते प्लैनेट अपना पोजीशन बदल ले, अपनी जगह बदल ले। तो इस चीज से प्रिवेंट करने में हेल्प करती है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कहती है कि अगर कोई भी मान लो एक प्लैनेट सर्कल में घूम रहा है सन के अराउंड,
तो नो डाउट सेंट्रीपिटल फोर्स उस प्लैनेट को सर्कल में घूमने में हेल्प कर रही है, लेकिन वो प्लैनेट अपने सर्कुलर ऑर्बिट में रुका हुआ है, स्टे करके रह रहा है। किस वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ना हो तो प्लैनेट सर्कल में घूमेगा, लेकिन हो सकता है वो इस सर्कुलर पाथ में टिके ना रहे, वो चला जाए। ठीक, सो ग्रेविटेशनल फोर्स होती क्या है? मान लीजिए मेरे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, लेट्स से m1 एंड m2 मासेस के। आई हैव टू ऑब्जेक्ट्स। अब ये दो ऑब्जेक्ट्स दो प्लैनेट्स भी हो सकते हैं, सन और कोई और प्लैनेट भी हो सकता है, प्लैनेट और मून भी हो सकता है। दे कैन बी एनी ऑब्जेक्ट्स, राइट? So let's say I have two objects of masses m1 and m2. m1 and m2 same नहीं है, they are different, okay? And ये दोनों objects के centers जो हैं they are kept at a distance d. Clear? अब sorry, board is not clear. Okay, wait. Right, so what we are doing is we are considering two objects of masses m1 and m2, and let's say these two objects are kept at a distance d from each other. और ये जो d distance है ये दोनों objects के center से लेना है। ठीक, अब जैसे ही हम ये ऑब्जेक्ट्स को d डिस्टेंस अपार्ट रखेंगे, m1 जो है वो m2 पर एक फोर्स लगाएगा F1, एंड वो फोर्स कौन सी होगी? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक, अब जैसे ही m1 ने m2 पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स F1 लगाई, न्यूटन्स थर्ड लॉ के हिसाब से m2 भी m1 पर इक्वल फोर्स लगाएगा। सो ये इसने इस पर लगाई, सो m2 विल ऑल्सो अप्लाई अ फोर्स F2 on m1, and this force has to be equal. So F1 and F2 ये equal हैं, so मैंने इनको F ले लिया, करेक्ट? तो मैं यहाँ पर F1 और F2 को F कर दी। ठीक, सो न्यूटन जो है, इसैक न्यूटन, he is the one who established a relation between this force and the masses and the distance. ग्रेविटेशन का पूरा क्रेडिट न्यूटन को जाता है। न्यूटन ने एक लॉ दिया, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है कि अगर हम दो ऑब्जेक्ट्स लें ऑफ मासेस m1 एंड m2 और इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को हम कुछ d डिस्टेंस अपार्ट रखें, तो ये दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएंगे। ठीक, एंड माइंड यू, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है वो अट्रैक्टिव फोर्स होती है, इट इज अट्रैक्टिव इन नेचर। और यही रीजन है कि मान लो अगर सन और अर्थ की हम बात करें, तो जितनी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सन अर्थ पे लगाएगा, उतना ही ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अर्थ सन पे लगाएगा। एग्जैक्टली सिमिलर। मान लो मैं एक बहुत रफ एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर सन अर्थ पे लेट्स से 1 लाख न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो अर्थ भी सन पर 1 लाख न्यूटन का ही फोर्स लगाएगा।
ऐसा नहीं है कि अर्थ सन के कंपैरिजन में कम मास की है तो कम फोर्स लगाएगा, नहीं, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस लगेंगी दोनों पर। तो न्यूटन ने क्या बोला कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में लग रही है जब हम उन्हें d डिस्टेंस अपार्ट रखते हैं, सो दिस फोर्स is directly proportional to the product of the masses, and this force is also inversely proportional to the square of the distance between them. Clear? And जब इन दोनों को combine किया गया, so we get F proportional to m1 m2 by d square. So this is Newton's law of gravitation, very important. ठीक है, समझ आया? न्यूटन ने क्या बोला कि दो ऑब्जेक्ट्स को अगर हम लें और उन दोनों ऑब्जेक्ट्स को d डिस्टेंस अपार्ट रखें तो दोनों ही ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे पर अट्रैक्टिव फोर्सेस लगाएंगे, एंड वो अट्रैक्टिव फोर्सेस कौन सी हैं? ग्रेविटेशनल फोर्सेस। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो एक दूसरे पर ये ऑब्जेक्ट्स लगाएंगे, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। सो वी कंबाइन देम टुगेदर, और जैसे ही हम ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे वी गेट इक्वल टू एंड अ कांस्टेंट, और यहाँ पर जो कांस्टेंट है दैट इज कैपिटल G, capital G m1 m2 by d square. So this is the mathematical relation of Newton's law of gravitation. F is equal to G m1 m2 by d square. और यहाँ पर ये जो कैपिटल G है इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक, यूनिवर्सल मतलब पूरे के पूरे यूनिवर्स में ये जो कैपिटल G है ये कांस्टेंट रहेगा, इसकी वैल्यू सेम रहेगी। नाउ अब इस कैपिटल G की वैल्यू हमने कहा कि पूरे यूनिवर्स में सेम रहेगी, तो वो वैल्यू है कितनी? वो वैल्यू होती है कैपिटल G इज 6.67 into 10 raised to power minus 11. ओके, कैपिटल G की वैल्यू होती है 6.67 into 10 raised to power minus 11. कुछ बुक्स में आपको ये भी मिल जाएगा 6.673 into 10 raised to power minus 11. ठीक है, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल G, और ये वैल्यू फिक्स रहेगी पूरे यूनिवर्स में, चाहे आप कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, दो प्लैनेट्स ले लो, सन और प्लैनेट ले लो, मून ले लो, कुछ भी ले लो, दिस वैल्यू विल रिमेन फिक्स। अब यूनिट की बात करें, कैपिटल G की वैल्यू तो ये है, इसकी SI यूनिट क्या होगी? SI यूनिट निकालने के लिए हम यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, F इज इक्वल टू G m1 m2 बाय d स्क्वायर। ये फॉर्मूला है मेरे पास, करेक्ट। यहां से मैं G को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाती हूँ और बाकी सारी टर्म्स एक तरफ ले जाती हूँ। सो G आ गया मेरे पास एफ डी स्क्वायर अपॉन m1 m2, करेक्ट। अब फोर्स की क्या यूनिट होती है? व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ फोर्स? बोलो। न्यूटन, करेक्ट, यस। D इज डिस्टेंस, डिस्टेंस की SI यूनिट मीटर, सो ये हो गया मीटर स्क्वायर, राइट। मास m1 एंड m2 दोनों मासेस हैं, मास की SI यूनिट
केजी, सो केजी इंटू केजी, केजी स्क्वायर। सो क्या ऐसा यूनिट बन गया कैपिटल जी का? यस, न्यूटन, एग्जैक्टली, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। नाउ सपोज करिए मेरे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं of mass m1 and mass m2 and their separation is d। ये हमने पढ़ा और हमने ये कैलकुलेट किया था कि ये दोनों एक दूसरे पे ग्रेविटेशनल फोर्सेस लगाएंगे, जिसका फॉर्मूला है F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाय d स्क्वायर। ठीक, सो दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर इन दोनों ऑब्जेक्ट्स में से एक ऑब्जेक्ट अर्थ हो, ठीक है, अगर इन दोनों ऑब्जेक्ट्स में से एक ऑब्जेक्ट अर्थ हो, तब हम ग्रेविटेशनल फोर्स को ग्रेविटी बोल सकते हैं। क्लियर? इस कंडीशन में दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, तो दोनों एक दूसरे पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हैं। लेकिन अगर इन दोनों ऑब्जेक्ट्स में से एक ऑब्जेक्ट अर्थ हो जाए, अर्थ बन जाए या अर्थ हो एक ऑब्जेक्ट, देन ग्रेविटेशनल फोर्स कैन बी कॉल्ड एज ग्रेविटी। इट्स जस्ट अ टर्म। देखो, वाई का पीछे कोई ऐसा रीजन नहीं है, बिकॉज मेजरली हम जो बात करते हैं वो हम अर्थ की ही बात करते हैं मैक्सिमम केसेस में। ठीक है, अर्थ, जैसे मैंने एक बॉल फेंकी, वो अर्थ पे आके गिरी, मैंने कोई और ऑब्जेक्ट ऊपर थ्रो करा, वो अर्थ पे गिरा। सो हम लोग खुद अर्थ पे ही हैं, तो हमारा मेजर कंसर्न अर्थ है। सो जितनी भी चीजें हम ज्यादातर पढ़ेंगे, दोज आर रिलेटेड टू अर्थ। सो जस्ट ओनली फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, gravitational force of the earth is sometimes called as gravity। अदरवाइज इसके पीछे और कोई रीजन नहीं है कि ग्रेविटी क्यों बोलते हैं। ग्रेविटेशनल वर्ड से ही ग्रेविटी बना, ठीक। लेकिन अगर दो ऑब्जेक्ट्स जो आप ले रहे हो, दोनों में से कोई भी एक अर्थ नहीं है, तो आप ग्रेविटी नहीं कहोगे। लेकिन अगर दोनों में से एक ऑब्जेक्ट अर्थ है, तो आप उसे ग्रेविटी कह सकते हो। ठीक है, वही समझा रही हूं ना बेटा, कि इसीलिए नहीं बोल सकते बिकॉज अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जिसपे हम लोग अभी सरवाइव कर पा रहे हैं। सो हमारे लिए मेजर कंसर्न जो रहेगा रिसर्च का या और किसी भी चीज का, वो अर्थ ही है। सो only for the sake of convenience, for the sake of simplicity, gravitational force of earth is sometimes called as gravity। otherwise आप gravity बोलो, gravitational force बोलो, कोई गलत नहीं करेगा इस चीज को। for rest of the planets we are not using this term commonly, but हर एक planet के लिए gravity होती है, ये भी अभी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी। बट सिर्फ अपनी कन्वीनियंस के लिए हमने उसको टर्म दे दिया कि अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स को हम ग्रेविटी भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब अगर मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट अर्थ है एंड एक और ऑब्जेक्ट है मेरे पास, वो ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस के बहुत ज्यादा क्लोज है, ऑफ मास m। ठीक है, अर्थ के मास को हम कैपिटल M से इंडिकेट करते हैं और रेडियस को कैपिटल R से इंडिकेट करते हैं। कई बार ये M, E और R, E भी लिखा होता है। E मतलब अर्थ, ठीक है।
तो या तो MERE हो सकता है, या फिर अगर कैपिटल M और कैपिटल R भी है तो भी ये करेक्ट है। आप समझ जाना कि हम अर्थ की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो अर्थ के सरफेस के बिल्कुल क्लोज एक ऑब्जेक्ट है, या मैं कहूं कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको हमने अर्थ के सरफेस के ऊपर रखा हुआ है। जैसे हम हो गए मास m वाले ऑब्जेक्ट, हम अर्थ सरफेस पे इस वक्त खड़े हुए हैं। सो ये सिचुएशन है। अब यहां पर ये फॉर्मूला थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाता है और इसको बस हम F इज इक्वल टू जी एम एम बाय आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। सिर्फ एक मॉडिफिकेशन है, नहीं तो आप अगर ये फॉर्मूला भी लगाओगे तो भी करेक्ट है। बट अर्थ की अगर स्पेसिफिकली बात करें तो ये फॉर्मूला ऐसे बदल भी जाता है कि मास अर्थ का है, ये रेडियस ऑफ अर्थ है, और स्मॉल m किसी और दूसरे ऑब्जेक्ट का मास है। अगर ये अर्थ नहीं है, कोई और प्लैनेट है, तो उस जगह पर मास ऑफ द प्लैनेट और रेडियस ऑफ द प्लैनेट आ जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर जुपिटर है तो ये मास ऑफ जुपिटर, रेडियस ऑफ जुपिटर आ जाएगा। मतलब डिपेंड करता है कि आपको क्या गिवन है, अकॉर्डिंगली आप उस प्लैनेट का, मून का, जो भी है, आप उसका मास और रेडियस यहां पर पुट करोगे। ठीक है, ये मैं आपको न्यूमेरिकल्स कराऊंगी तो ये आपको क्लियर होता जाएगा कि कैसे। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड अ 1 kg ऑब्जेक्ट ऑन इट्स सरफेस। ठीक, तो यहां पे सबसे पहले आप ये देखो कि आपको ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने को बोला गया है। आपके पास एक ही फॉर्मूला है ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने का, F इज इक्वल टू जी एम एम बाय आर स्क्वायर। यस, अब M, कैपिटल M क्या है यहाँ पे? मास ऑफ अर्थ, जो आपको पता होना चाहिए कितना होता है, 6 × 10⁻24 kg। यस, ठीक। स्मॉल m इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट जो आपको गिवन है 1 kg। ठीक, अब क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? उसके सरफेस पे, यानी कि अगर ये अर्थ है, ठीक, अर्थ के सरफेस पे ऑब्जेक्ट रखा है, लेट्स से यहां पर, इसका खुद का मास है m और रेडियस है r। तो रेडियस ऑफ अर्थ भी हमें पता है 6.4 × 10⁻6, हाँ 6400 किलोमीटर्स और 6.4 × 10⁻6 मीटर्स। बस सारी वैल्यूज आपके पास है, डालिए। कैपिटल G कितना होता है? 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg square. So put all these values and solve. तो यहाँ पे F is equal to 6.67 × 10⁻11 into 6 × 10⁻24 into 1 upon 6.4 × 10⁻6. This you have to solve. सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका होता है, जितने भी 10 की पावर वाले टर्म्स हैं उनको आप कंबाइन करिए और बाकी टर्म्स को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दीजिए। है ना, जब बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो -11 + 24, और ये डिनोमिनेटर में है, ये ऊपर जाएगा तो -6 बन के ऐड हो जाएगा। सो व्हेन यू सॉल्व इट, हाँ, तो इसको सॉल्व करो, कितना आंसर आता है आपके पास?
when you solve this, पूरा सॉल्व करने पर ठीक. So this is 2001 upon 320 into 10 raised to power 7. So when you solve this, ये पूरा, हाँ, ये अच्छे से पूरा ये सॉल्व होकर बिल्कुल सिंप्लीफाइड आंसर देगा 9.8 न्यूटन. What happens to the force between two objects if the mass of one object is doubled? ठीक. अब पहली बात, क्या फॉर्मूला हमें यूज करना है ये आपको यहीं से पता लग जाएगा. फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स बोल रहा है, तो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है, राइट. तो हमारे पास फॉर्मूला है F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाय डी स्क्वायर. ठीक. दो ऑब्जेक्ट्स बोले हैं, मुझे नहीं पता वो दो ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं, तो एक को m1 दूसरे को m2 हमने ले लिया. प्लस मुझे ये भी नहीं पता कि ये दोनों ऑब्जेक्ट्स कितना डिस्टेंस अपार्ट है, तो यहाँ पे हमने d ले लिया इंस्टेड ऑफ यूजिंग r. ठीक. अब फर्स्ट पार्ट में वो आपसे कह रहा है कि जब एक ऑब्जेक्ट के मास को डबल कर देंगे तो फोर्स में क्या चेंज आएगा. सो लेट्स से मैंने m1 को डबल कर दिया, करेक्ट. तो अब निकालो जरा नई फोर्स कितनी आएगी. लेट्स से F डैश ले लेते हैं, न्यू फोर्स. F डैश इज इक्वल टू G, m1 कितना है अब 2m1 इंटू m2 बाय डी स्क्वायर. ठीक. तो ये क्या बन गया मेरा, F डैश इज इक्वल टू 2g m1 m2 बाय डी स्क्वायर. और ये जो टर्म है, ये ब्रैकेट वाली, ये क्या है, F. यानी कि यहां से F डैश कितना आ गया 2F. यानी कि अगर आप एक ऑब्जेक्ट के मास को डबल करते हो तो फोर्स भी डबल लगेगी. समझ आया? बताइए. राइट. तो यहां तो समझ आ गया ना. ऑन डबलिंग द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट द फोर्स ऑल्सो डबल्स. सेकेंड पार्ट है द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स इज डबल्ड. दैट मीन्स आपने d को अब ट्वाइस d कर दिया है, डबल कर दिया. सो नई फोर्स कितनी आई, F डैश इज इक्वल टू G m1 m2 बाय डी स्क्वायर. आप बताना जरा, हाफ होएगी? नहीं तो F डैश इज इक्वल टू G m1 m2 बाय d को कितना किया है 2d, यानी कि ट्वाइस d का स्क्वायर. तो ये बन गया 4d स्क्वायर. क्लियर है? सो F डैश इज इक्वल टू 1/4 G m1 m2 बाय डी स्क्वायर. और ये जो ब्रैकेट टर्म है इसको हम F लिख सकते हैं. तो यहां से F डैश कितना आ गया 1/4. क्लियर? So when we doubled the distance between the two objects, the force between the two objects becomes 1/4 the initial force. Yeah, the force between the two objects reduces to 1/4 the original force. Yes? थर्ड पार्ट अगर देखें, थर्ड पार्ट में हाँ अब डिस्टेंस को ट्रिपल कर दिया. सो
F dash is equal to G m1 m2 by 3D का whole square. Yes, so this becomes 9. So F dash is G m1 m2 by 9D square. So F dash is 1 by 9 into G m1 m2 by D square. Correct? And ये जो bracket में term है, this can be written as F. So when we tripled the distance between the two objects, then the force becomes 1/9 of the original force. Clear? और लास्ट में आपने क्या किया है? लास्ट में द masses of both the objects are doubled. अब m1 को भी 2m1 कर दिया, yes, और m2 को भी 2m2 कर दिया. डालिए वैल्यू. f dash is g 2m1 2m2 by d square. So ये आ गया f dash is equal to 4 g m1 m2 by d square. So 4 times हो गई आपकी force, है ना? So f dash is 4 times f. Right? So when we double both the masses of both the objects, then the new force between the two objects becomes 4 times the original force.